हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला अध्याय, राजनीति शास्त्र का पहला अध्याय, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो है हमारा सत्ता की साझेदारी क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है क्या कि सत्ता की साझेदारी क्या है। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है आखिर में, पावर शेयरिंग, ठीक है। यानी कि सत्ता की साझेदारी हम किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सत्ता की साझेदारी किसको कहते हैं, जब किसी शासन व्यवस्था में समाज के अलग अलग समूहों और स्तरों के लोगों को सरकार में हिस्सेदार बनाया जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है हमारा कि जो समाज है, जो हमारा समाज है उसमें क्या होता है कि अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, स्तरों के अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं। और वहाँ पर क्या करना, सभी को क्या करना, हिस्सेदारी देना। हिस्सेदारी यानी कि शासन में मतलब भागीदारी देना, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसको अगर सरल भाषा में देखें तो सरल भाषा में हम बोल सकते हैं क्या कि फैसले लेने की ताकत को किसी एक के हाथ में ना रखकर उससे समाज और सरकार के विभिन्न स्तरों पर बांट देना, इसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। फैसला जो लेगा वह कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा, उसको क्या लेगा, समाज लेगा। उसका जो सरकार जो है, विभिन्न स्तर का जो सरकार है उसको क्या कर देना, वो जो लेगा और अलग अलग में बांट देना, उसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। इसे हमारा समझ में आ गया क्या कि सत्ता की साझेदारी क्या है, फैसले लेने की ताकत किसी एक के हाथ में नहीं होना है, ठीक है। एक हाथ में न रखकर उसे समाज और सरकार के विभिन्न स्तरों पर क्या कर देना, बांट देना, उसको हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सत्ता की साझेदारी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, यहाँ पर है जो है दो देशों की कहानी हम देखने वाले हैं। एक देश हमारा क्या है, एक देश है हमारा यूरोप का, एक देश है हमारा एशिया का, ठीक है। तो यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। इसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं, बेल्जियम। और एक जो है देश हमारा श्रीलंका है, वो हमारा कहाँ पर पड़ता है, एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, इस अध्याय के मूल सिद्धांत को समझने के लिए हमें दो अलग अलग देशों को क्या किया गया है, उदाहरण के तौर पर लिया गया है, जिससे क्या होता है कि बढ़िया से इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला देश है हमारा क्या, बेल्जियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बेल्जियम का कहानी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे श्रीलंका का कहानी, ठीक है। तो बेल्जियम का कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि हमारा जो महाद्वीप है, यानी कि 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप हमारा क्या है, यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम है। क्या है बाबू, बेल्जियम है। तो वहाँ का जातीय बुनावट कैसा है, जातीय बुनावट कैसा है, तो यानी कि वहाँ पर देखा गया है क्या कि आबादी जो है ना, वहाँ पर 59% आबादी जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। फ्लेमिश एक क्षेत्र है, फ्लेमिश एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र का नाम है वेलोनिया, ठीक है। तो फ्लेमिश क्षेत्र जो है ना, उसमें हमारा 59% जो है आबादी रहता है और वह जो है डच भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि 59% डच भाषी लोग जो है फ्लेमिश इलाके में रहता था। और बाकी जो है हमारा देखिए यहाँ पर 40% लोग, तो 40% आबादी जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहता था और फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता था। यानी कि इसको हम बांट सकते हैं दो भागों में। यानी कि एक भाग है क्या, एक है हमारा डच भाषी लोग, एक दूसरा हमारा है फ्रेंच भाषी लोग। डच भाषी लोगों का आबादी कितना है, 59% है, और फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है, 40%। डच भाषी के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, बल्कि फ्रेंच भाषी के लोग कहाँ पर रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। बाकी 1% जो आबादी है वह हमारा कौन सी बोलता है, क्या बोलता है, जर्मन भाषा बोलता है। क्या बोलता है, जर्मन भाषा। यानी कि इसमें देख सकते हैं क्या कि बेल्जियम में जो है 3 प्रकार के बोलने वाले समुदाय रहते हैं। पहला है क्या, फ्रेंच बोलने वाले, दूसरा है डच वाले, और तीसरा हमारा क्या है, जर्मन वाले, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जर्मन वाला जो है 1% है, 40% हमारा है फ्रेंच वाला, और 59% जो है वह हमारा डच वाला है, ठीक है। आगे हमारा क्या है कि जैसे कि देख सकते हैं कि राजधानी ब्रुसेल्स, हम जानते हैं कि बेल्जियम का राजधानी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ का माहौल उल्टा था,
यहाँ का माहौल जस्ट उल्टा था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो ये मान लेते हैं ये हमारा क्षेत्र है किसका, बेल्जियम का। तो इसमें हमारा मुख्य रूप से क्या था, 3 भाषा के लोग था। एक था डच, एक था हमारा फ्रेंच और एक था हमारा जर्मन भाषा। लेकिन अगर राजधानी के बारे में बात करें, राजधानी मान लेते हैं ये जो क्षेत्र है हमारा राजधानी है। और ये राजधानी मतलब क्या, इसका जो इस देश का राजधानी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में क्या था, जस्ट इसका उल्टा था। 80% जो आबादी था वह हमारा फ्रेंच भाषा वाला था। क्या था, फ्रेंच भाषा वाला, फ्रेंच फ्रेंच बोलता था। बल्कि 20% जो है डच भाषा था। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि अगर पूरा की बात करें हम, अगर ये हमारा क्षेत्र है बेल्जियम का, तो यहाँ पर जो 59% आबादी है वह क्या बोलता था, डच भाषा बोलता था। और जो है हमारा जैसे कि हो गया क्या, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं क्या, 40%, कितना, 40% हमारा कौन था, फ्रेंच भाषी लोग। कौन था, फ्रेंच भाषी लोग। फ्रेंच भाषी लोग का 1% जो था वो हमारा जर्मन था, जर्मन बोलने वाला लोग रहता था। ठीक है, बल्कि जस्ट इसका उल्टा है, राजधानी, राजधानी में 80% फ्रेंच था, 80% लोग फ्रेंच बोलता था। और अगर पूरा कंट्री के बारे में बात करें तो कंट्री में क्या था कि 59% हमारा जो है ना बोलता था क्या, डच। यानी कि डच बोलने वाला का संख्या यहाँ ज़्यादा था। बल्कि ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पर फ्रेंच बोलने का वाला का संख्या ज़्यादा था। ठीक है, तो फिर कहानी में क्या होता है कि धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाता है। अगर फ्रेंच भाषी लोग संख्या में कम थे लेकिन अधिक अमीर और शक्तिशाली थे। फ्रेंच वाला जो लोग था क्या था, कम संख्या में था, फिर भी क्या था, ज़्यादा अमीर था, ज़्यादा शक्तिशाली था। जिसके कारण क्या हो गया कि डच भाषी लोगों को आर्थिक लाभ और शिक्षा बहुत बाद में मिली। किसको, डच भाषी लोगों को। जिससे दोनों समुदायों में आपस में क्या हो गया, धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है बेल्जियम में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कहानी। ये जो है हम कहानी देख लें किसका, बेल्जियम का। अब देखते हैं हम श्रीलंका का कहानी। श्रीलंका के बारे में हमारा क्या है, जिसमें जातीय बनावट वहाँ का कैसा है। तो जातीय बनावट जो है यहाँ पर बिल्कुल वहाँ से डिफरेंट है। पहला यहाँ पर अगर देखें तो 74% आबादी जो है सिंगली भाषा बोला जाता था वहाँ पर। कहाँ पर, श्रीलंका में। वहाँ पर कौन कौन सा भाषा था, डच था, एक फ्रेंच था, एक जर्मन था। लेकिन यहाँ कौन सा है, सिंगली है। क्या है, सिंगली है। ठीक है, तो 74% जो आबादी था सिंगली भाषा बोलता था। और इसका मुख्य रूप से जो धर्म था वह कौन सा धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, और अगर वहीं पर देखें 18% आबादी जो था तमिल था। यानी कि तमिल बोलने वाला लोग रहता था। जिसमें तमिल में कौन था, हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ठीक है, और ये जो है हमारा किस धर्म को मानता था, इसमें 13% श्रीलंकाई तमिल था और 5% भारतीय तमिल था। यानी कि भारत के लोग जो तमिलनाडु जो है वहाँ से हमारा गया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर जब बस किया तो वहाँ पर भारतीय तमिल का संख्या कितना था, 5%। जबकि और वहाँ श्रीलंकाई जो तमिल था वह हमारा 13% था। और टोटल मिला के बोलें कि तमिल का आबादी कितना था, तो 13 हो गया यहाँ और 5 यहाँ हो गया। यानी कि 18% जो आबादी था किसका था, तमिल लोगों का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तमिल बोलने वाला जो लोग था कितना हो गया, 18%। तमिल वाला कितना हो गया, 18। और सिंगली वाला जो हो गया 74% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है 7% आबादी। 7% जो आबादी था ईसाई धर्म को मानता था। किसको, ईसाई धर्म को। जो दोनों भाषाएं बोलता था, जो दोनों भाषाएं बोलता था। दोनों भाषाएं यानी कि क्या, तमिल भी बोलता था और हमारा ये जो हमारा भाषा है सिंगली भाषा उसका भी प्रयोग करता था। ठीक है, तो इससे हमको समझ में क्या आ गया कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका उसमें हमारा 3 प्रकार के लोग रहता था। ठीक है, एक था हमारा क्या, एक जो व्यक्ति था जैसे कि बोल सकते हैं सिंगली भाषी लोग, सिंगली भाषी था। दूसरा हमारा क्या था, सिंगली हो गया। दूसरा हमारा तमिल था, तमिल बोलने वाला। और ये तीसरा था हमारा समुदाय क्या, दोनों भाषाओं को बोलने वाला। तो सिंगली भाषा जो बोलने वाला लोग था वह हमारा कितना प्रतिशत था, तो हम जानते हैं क्या कि जैसे कि तमिल का हमारा 18% था। हम जानते हैं तमिल का कितना था, 18%। और 7% किसका था, हो गया ये दोनों भाषा बोलता था उसका हो गया। बाकी जो जैसे कि 18 और 7 कितना हो गया, 25 बोल सकते हैं। ठीक है, और 1% जो है अन्य भाषा के लोग
हो सकता है कि होगा वहाँ पर। और 74% जो था क्या, सिंगली भाषा। कितना था, 74%। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और अगर धर्म की बात करें तो सिंगली भाषा के लोग क्या मानता था, बौद्ध धर्म को, और तमिल भाषा बोलने वाला लोग क्या करता था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मानता था। ठीक है, बाकी 7% आबादी जो था दोनों भाषा बोलता था और ईसाई धर्म को मानता था। अब देखिए यहाँ पर अगला चीज़ हमारा क्या, तनाव का कारण। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि दोनों अलग अलग समुदायों के बीच में फिर क्या होता है, तनाव बढ़ने लगता है। ठीक है, तनाव का कारण क्या था, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद मतलब जिसकी संख्या क्या था, ज़्यादा था। वो सब क्या होता है, देखिए 1948 में आज़ादी के बाद सिंगली समुदायों ने अपनी भारी बहुसंख्या के बल पर शासन पर कब्जा कर लिया। क्या होता है कि 1948 में जब आज़ाद होता है तो क्या कर लेता है, से बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग था वह क्या करता है, उस पर कब्जा कर लेता है, शासन पर पूरा कब्जा हो जाता है। फिर क्या करता है, अल्पसंख्यकों को यानी कि तमिलों के हितों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। यानी कि तमिल जो लोग बोलता था उस चीज़ को मानता था नहीं, वो सब जो करना चाहता था, जैसे कि सिंगली भाषी के लोग था, वह क्या था, सबसे ज़्यादा संख्या में था, और उसको जो भी करना रहता था वह अपने तरीक़ा से कर लेता था। बाकी ये जो तमिल था उसके लिए कुछ करता नहीं था। धीरे धीरे इसी के कारण क्या होता है, दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो तनाव का कारण हमारा यही था। ठीक है, तो इसमें हम कहानी देखें किसका किसका, एक जो देश है हमारा किसका, बेल्जियम का, और दूसरा हमारा क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम इसका अगला। अब देखिए दोनों देशों ने इसको निपटाने के लिए, इस टकराव को निपटाने के लिए क्या क्या काम किया। ठीक है, दोनों देशों ने कदम क्या उठाए। जब ये इस प्रकार से क्या होने लगा, लड़ाई होने का चांस बनने लगा, तो क्या करता है, दोनों देशों ने कुछ कदम उठाता है जो हमारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम जो है इसको सुलह करने के लिए, इसको मतलब इस लड़ाई को रोकने के लिए, आपसी मतभेद को कम करने के लिए क्या करता है, वह समझदारी का काम करता है। क्या करता है ये, बेल्जियम के नेताओं ने टकराव टालने के लिए 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किया। 1970 से लेकर कितना, 1993 तक 4 संशोधन उसने किया। पहला संशोधन उसने क्या किया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगा, बराबर कर दी गई। इसने क्या निर्णय लिया, क्या सुधार किया कि जो केंद्र सरकार में जो भी मंत्री था उसका डच भाषी का मंत्री और फ्रेंच भाषी का मंत्री दोनों को बराबर कर दिया गया। ठीक है, अगला इसने क्या किया कि केंद्र सरकार की मुख्य शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। केंद्र सरकार की कई मुख्य शक्तियाँ किसको सौंप दिया गया, क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। ठीक है, अगला हमारा क्या है, राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला। फिर क्या होता है, राजधानी जो है उसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला, यानी कि दोनों लोग वहाँ पर शासन को, मतलब दोनों को मिला मौका। ठीक है, अगला क्या सुधार किया, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई मसलों को सुलझाने के लिए एक विशेष सामुदायिक सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है इसने क्या किया, समुदाय जैसे कि बेल्जियम ने समझदारी का काम किया और 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किया। 4 संशोधन हम बता दिए आपको। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कदम। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कदम। फिर क्या होता है कि श्रीलंका सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत क्या था कि सिंगली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल भाषा की उपेक्षा हुई। इससे क्या हुआ कि बहुसंख्यकवाद जो लोग था श्रीलंका में, यानी कि सिंगली भाषी के लोग जो था वह क्या करता है कि देश भर में पूरा करता है कि राजभाषा जो है घोषित कर दिया जाता है, सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, तमिल लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वही होता है। फिर आगे इसने क्या किया, और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सिंगली भाषी जो लोग था उसको ज़्यादा माना गया, इसको कम माना गया, यानी कि मौका उसको ज़्यादा दिया गया, इसको मौका कम दिया गया, इस प्रकार से किया गया। यानी कि सिंगली को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर तमिल लोगों को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, संविधान में संशोधन कर बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण और बढ़ावा दिया गया।
संविधान में फिर इसने क्या किया, संशोधन कर दिया। और बौद्ध धर्म को मानने वाला लोग कौन था, सिंगली भाषी के लोग। और सिंगली भाषी के लोग क्या करता है, बौद्ध धर्म को संरक्षण देना और उसको बढ़ावा देना लगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें इसका परिणाम क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा जब वो क्या करता है, बहुसंख्यकवाद करता है तमिलों पर, तो श्रीलंका में क्या होता है, तमिलों में बेगानेपन की भावना बढ़ी। आपसी टकराव इस हद तक बढ़ गया कि देश में भीषण गृह युद्ध छिड़ गया, जिससे हजारों लोग क्या किया गया, मारे गए। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वह गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारा जो लोग है इससे में मर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो रहा है हमारा किसमें, श्रीलंका में। अब यहाँ का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सिंगली भाषाओं ने क्या किया, कि सिंगली भाषाओं ने तमिलों को दबाना चाहा, अपने भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, नौकरी में सिंगली को आवेदकों को प्राथमिकता दिया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण किया और उसका जो धर्म था उसको माना गया नहीं। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लड़ाई स्टार्ट हो गया और लड़ाई स्टार्ट होकर गृह युद्ध में बदल गया और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग को मृत्यु हो गया। बल्कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि बेल्जियम में क्या किया, समझदारी का काम किया। ये क्या किया, बढ़िया काम नहीं किया। अब बेल्जियम क्या किया, बहुत सारा 4 गो सुधार किया, जिससे लोगों को क्या लगा कि ये हमारे लिए क्या है, समान व्यवहार कर रहा है। तो अब क्या होता है, लड़ाई टल जाता है, यानी कि लड़ाई इसके बीच में होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, लड़ाई नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने समझदारी का काम किया और इसने समझदारी का काम नहीं किया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला चीज़ हम देखते हैं क्या, कि बेल्जियम और श्रीलंका से हमें क्या सीख मिलती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका से हमको क्या सीख मिलता है, समझ में आ गया, जैसे कि अभी हम आपको ऊपर में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो क्या बेल्जियम से सीख हमको क्या मिलता है, यदि हम सत्ता में सभी वर्गों को उचित हिस्सेदारी देते हैं तो देश की एकता क्या होती है, मजबूत होती है और गृह युद्ध का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर सभी को हिस्सेदारी हम नहीं देंगे तो आपस में ही लोग क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट हो जाता है और गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेल्जियम ने सीख दिया क्या, कि हम लोगों को सभी वर्गों को क्या करना चाहिए, हिस्सेदारी देना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए होगा, कि आपसी जो गृह युद्ध है वह हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें श्रीलंका, श्रीलंका से हमको क्या सीख मिलता है, यदि संख्यक समुदाय अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है तो इससे देश की एकता में खतरे में पड़ जाती है और देश बर्बादी की ओर चला जाता है। लेकिन इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है, कि बहुसंख्यक समुदाय जो है वह क्या करता है, जो मर्जी कर रहा था वह हमारा तमिलों पर कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, देश देश धीरे धीरे आपसी में गृह युद्ध में छिड़ गया और इससे क्या होता है, गृह युद्ध होता है और बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को मुख्य रूप से 2 प्रमुख तर्कों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी हमारा क्यों जरूरी है। इसको हम 2 माध्यम से 2 प्रमुख तर्कों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका दोनों तर्क हमारा क्या है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो पहला है क्या, युक्त पूरक है तर्क और एक नैतिक तर्क है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं युक्त पूरक तर्क जो है हमारा क्या है, तो यह क्या करता है, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव और हिंसा की संभावना को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, सत्ता को अगर हम साझेदारी करते हैं तो जो टकराव है, हिंसा की भावना है, वह हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करता है ताकि सरकारें ठीक से चल सकें। तीसरा पॉइंट अगर इसका बात करें तो यह लाभ और हानि के व्यवहारिक परिणामों पर आधारित होता है। अगला अगर हम देखें कि इसका नैतिक तर्क क्या है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसका नैतिक कारण यह भी है क्या, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये हमारा क्या है, एक नैतिक कारण है। ठीक है, नैतिक तर्क है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है उनके पास यह अधिकार होना चाहिए कि शासन किस तरह चलाया जाए। ये क्या है, हमारा नैतिक कारण है। यह इसके अंतर्निहित मूल्य और नैतिक महत्व पर आधारित होता है। तो हम इसमें क्या किए, 2 तर्क हम देखें, पहला युक्तपूर्वक तर्क था, दूसरा हमारा नैतिक तर्क था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप होता है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग तरीका का क्या होता है,
सत्ता की साझेदारी का रूप होता है। पहला रूप हमारा क्या है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण, और दूसरा क्या है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो और बोल सकते हैं क्या, जैसे कि पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से 4 रूपों में दिखाई देता है। पहला रूप है हमारा इसमें से क्या, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जब सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर किया जाता है, इसके तहत विधायिका यानी कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाने वाली। कार्यपालिका क्या होता है, कानून लागू करने वाली। और न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देने वाली। अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। इस नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक अंग असीमित शक्तियां का प्रयोग नहीं कर सकता। सबके पास अपना अपना क्या किया गया है, शक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमको समझ में क्या है, जब सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर किया जाता है, इसके तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो हमारा नियंत्रण और इसको बोल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक अंग या सीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्या करना, क्षैतिज वितरण। अगला है हमारा क्या, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, जब सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, इसे संघीय सरकार भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पूरे देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार, और जमीनी स्तर पर क्या होता है, स्थानीय सरकार होता है। यानी कि स्थानीय सरकार में पंचायतें हो गया, नगर पालिका हो गया, ये सब क्या है, स्थानीय सरकार होती है। तो ये क्या किया गया, पहला केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर हमारा स्थानीय सरकार। तो ये क्या है, हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण है। बल्कि वो हमारा कैसा था, वो हमारा क्षैतिज था। जैसे यहाँ हो गया क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो ये कैसा वितरण है, क्षैतिज वितरण था। बल्कि ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है। अगला अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो इसमें हमारा क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न धार्मिक, भाषाई, सामाजिक समूहों के बीच भी किया जा सकता है। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार भारत में कमजोर वर्गों, पिछड़ों और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए दी गई है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा था विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट में हमारा क्या है, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच साझेदारी। ठीक है, तो लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद की सरकार चुनने की आज़ादी होती है। जब कोई एक पार्टी बहुमत नहीं पाती, तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या कर लेती है, सरकार बना लेती है। और इस प्रकार के सरकार को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह जैसे व्यापारी हो गया, किसान हो गया, मजदूर संगठन हो गया, भी सरकारी समितियों में शामिल होकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच क्या करना, साझेदारी करना। समझ में आ गया। तो इसमें से हम क्या किए हैं, दो ठो जो मुख्य जो है हमारा बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्या किया जाता है, पूछा जाता है ये सब। तो पहला क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या क्या अर्थ है। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है, यह एक ऐसी मान्यता है जिसके तहत यह माना जाता है कि अधिक कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो वह अपने मनमाने ढंग से क्या करता है, देश का शासन चला सकता है, भले ही इसके लिए उसे अल्पसंख्यक समुदाय को इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना क्यों ना करनी पड़ी। जैसे कि श्रीलंका में हमारा हुआ था, क्या कर रहा था कि सिंगली भाषी जो लोग था वह क्या कर रहा था, अल्पसंख्यक यानी कि तमिलों पर अत्याचार कर रहा था। जो मन कर रहा था, बहुसंख्यक लोग जो मन कर रहा था उस सबको वही काम कर रहा था। और इसका जो इच्छा है, तमिलों का इच्छा था, उस सबको क्या किया जा रहा था, अवहेलना किया जा रहा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद। अगला हम ये भी बताएं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार गठन करते हैं और एक साझा कार्यक्रम पर काम करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा चैप्टर था। इसमें हम देखें क्या, क्लास 10th का ये जो है हमारा अध्याय नंबर 1 यानी कि पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।